Bismillahirrahmanirrahim. Professor Fakhr Alam presents his lectures through Fakhr TV on YouTube. ICOM Part 2nd. Subject Commercial Geography. Lecture number 5. Powered by Fakhr TV on YouTube. ये दुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए। आपने कई दफ़ा पढ़ी होगी और इस दुआ को पढ़ें। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। आज का हमारा लेक्चर है वो माहीगीरी से मुतल्लिक है। माहीगीरी, फिशिंग। समंदरों, दरियाओं, नदी नालों, तालाबों और झीलों से मछली पकड़ना माहीगीरी कहलाता है। माहीगीरी एक कदीम पेशा है। दुनिया के तकरीबन 90% मछली जो है वो समंदर से पकड़ी जाती है और बाकी जो है वो नदी नालों दरियाओं से हम पकड़ते हैं। और ये एक कदीम पेशा है। खुराक के तौर पर मछली जो है वो इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे और मसनूआत में भी मछली हमारी इस्तेमाल होती है। अद्वियात तैयार करने में, तेल, साबुन और दीगर मसनूआत में। तो यूँ हम मछली का इस्तेमाल जो है वो इंसान सदियों से करता चला आ रहा है। ये इंसान की इब्तदाई माशी सरगर्मी में शामिल है। मछली की इकसाम क्या हैं? मछली की दो बड़ी इकसाम हैं, जिनमें समुद्री पानी की मछली और ताज़ा पानी की मछली। समुद्री पानी की मछली की इकसाम गहरे पानी की मछली, जिसको डमरसल कहा जाता है। इसकी खुराक छोटी मछलियां हैं, गहरे पानी में पाई जाती है। और जैसे व्हेल मछली, शार्क वगैरह जो हैं, ये हमारी डमरसल मछलियां की मिसालें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कम गहरे पानी की मछलियां। दीज आर कॉल्ड पलीजक। ये समंदर के कम गहरे पानी में पाई जाती हैं और इनकी खुराक जो है वो भी कीड़े मकोड़े और मछली, छोटी मछलियाँ जो हैं वो होती हैं। नबातात भी कभी इनको मिल जाए तो वो खा लेते हैं। तो ज़्यादातर इनका इन्हसार जो है वो ये गोश्त खोरी होती हैं और छोटी मछलियों को ये खाते हैं। ये कम गहरे पानी में होती हैं। इनकी साख्त आप देखें कि ये किस तरीके से बनी हुई है। उसके बाद साहिली इलाकों की मछली, एंड्रोमोस। एंड्रोमोस ये मछली समंदर के कम गहरे पानी में पाई जाती है, साहिली इलाके में पाई जाती है। इसकी खुराक जो है समुद्री नबातात और कीड़े मकोड़े हैं। मछली की वैसे भी खुराक जो है, ज़्यादातर मछलियों की खुराक वो प्लांक्टन है। प्लांक्टन से मुराद समुद्री नबातात और कीड़े मकोड़े हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये साहिली इलाकों की पाई जाने वाली मछली जो है वो हमारी। उसके बाद है ताज़ा पानी की मछली। दूसरी जो बड़ी मेन किस्म है वो ताज़ा पानी की मछली। ताज़ा पानी की मछली दरियाओं, नदी नालों और झीलों में पाई जाती है। इसकी मिसाल जो है वो ट्राउट, डमरा, सोल वगैरह हैं। ये ताज़ा पानी की मछलियां हैं। या आप देख रहे हैं कि ये ट्राउट मछली की फ़ोटो उसमें दी हुई है। तो ये ट्राउट मछलियाँ ये ताज़ा पानी की मछलियाँ कहलाती हैं। इसके बाद इकसाम के बाद हम देखते हैं कि माहीगीरी की फ़रोग़ के क्या अवामिल हैं, यानी फैक्टर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ फ़िशिंग। फ़िशिंग को फ़रोग़ देने के लिए किन चीज़ों का होना चाहिए, ज़रूरी है या होना चाहिए वो चीज़ें। उसमें दो मेन इकसाम हैं, एक तबई अवामिल और दूसरे गैर तबई या माशी अवामिल। तबई अवामिल, दीज आर कॉल्ड फिज़िकल फैक्टर्स। दर्ज झैल तबई अवामिल का मौजू होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये बेहतर होंगे तो हमारे लिए खुराक के लिए और दूसरे मकासद के लिए मछलियाँ पकड़ना आसान होगा। इसमें सबसे पहले है आबो हवा। सर्द आबो हवा मछलियों की नशोनुमा और अफजाइश नस्ल के लिए ज़रूरी है। गर्म आबो हवा की मछलियाँ लजीज नहीं होती क्योंकि इनमें तेल की मिकदार ज़्यादा होती है। नंबर 2,
کٹا پھٹا ساحل یعنی بالکل پلین قسم کا کوئی ساحل نہ ہو، کٹا پھٹا ساحل ہو، اونچی نیچی جگہ ہو، کھائیاں ہوں، اور اس قسم کی جو زمین ہے والا ساحل ہے وہ کٹا پھٹا ساحل کہلاتا ہے۔ ایسا ساحل جو ہے وہ مچھلیوں کی افزائش اور ماہی گیری کے لیے بہت موزوں ہیں، کیونکہ ایسا ساحل مچھلیوں کو بحری روحوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بحری روحیں کون سی ہیں؟ جو بڑی بڑی لہریں اور روحیں چلتی ہیں، وہ ہماری پانی کی مچھلیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ گرم پانی کی ہوتی ہیں، ٹھنڈے پانی کی ہوتی ہیں، صاف پانی کی ہیں، نمکین پانی کی روحیں، یہ مختلف قسم کی روحیں جو ہیں وہ ہماری سمندروں میں چلتی رہتی ہیں، تو ان سے محفوظ رہتی ہیں۔ کٹا پھٹا ساحل پر رہنے والی مچھلیاں اگر کوئی طوفان وغیرہ یا بڑی مچھلیاں ان پر حملہ آور ہوتی ہیں تو وہ ان میں پناہ لے لیتی ہیں۔ نمبر 3، پانی کی گہرائی۔ اچھی قسم کی مچھلیاں 600 سے 1200 فٹ تک گہرے پانی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ غذائیت کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں مچھلیوں کو خوراک اور روشنی مناسب مقدار میں میسر ہوتی ہے۔ نمبر 4، سمندر کی تہہ۔ سمندر کی ناہموار تہہ مچھلیوں کا پسندیدہ مسکن ہے، کیونکہ یہاں مچھلیوں کو آسانی سے ایسے ٹھکانے مل جاتے ہیں جہاں وہ انڈے دے سکتی ہیں اور مصیبت کے وقت جو ہے وہ پناہ لے سکتی ہیں۔ تو نمبر 5 ہمارا آئٹم ہے خوراک۔ مچھلیوں کی بہتر افزائش کے لیے مناسب مقدار میں خوراک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مچھلیوں کی خوراک پلانکٹن کہلاتی ہے۔ پلانکٹن سے مراد چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں۔ پلانکٹن کی افزائش کے لیے پانی میں نائٹریٹ اور فاسفیٹ جیسے کیمیائی اجزاء کے علاوہ مناسب روشنی اور مناسب درجہ حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6 از جنگلات، فورسٹس۔ جنگلات صرف خشکی پر ہی نہیں ہوتے، سمندر میں بھی جنگلات ہوتے ہیں۔ ماہی گیری کی ترقی کے لیے جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ ساحلی علاقوں کے نزدیک جنگلات ہونے کی وجہ سے پلانکٹن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور مچھلیوں کو بآسانی خوراک میسر ہوتی ہے۔ یوں ان کی افزائش نسل میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم آسانی سے مچھلیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مین ہیڈنگ جو ہے وہ غیر طبعی یا معاشی عوامل ہیں۔ اکنامک کنڈیشنز ہیں، ایلیمنٹس ہیں جو کہ ماہی گیری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماہی گیری کی ترقی کے لیے درج ذیل معاشی عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، سرمایہ۔ ماہی گیری ایک صنعت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کے لیے جدید آلات اور سرد خانے تعمیر کرنے کے لیے وافر سرمایہ درکار ہے۔ اگر ہمارے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے تو ہم یہ چیزیں نہیں بنا سکیں گے، اور دوسرے عوامل جو ہیں مثلاً ذرائع نقل و حمل وغیرہ وہ بھی ہم بہتر طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں آج کل کے جدید دور میں صنعت کاری کے لیے سرمایہ کی انتہائی ضرورت ہے اور وافر مقدار میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، سستے مزدور۔ چیپ لیبر اگر ہمیں حاصل ہوگی تو ہم بہتر انداز میں صنعت کی ترقی کے لیے کام کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تربیت یافتہ مزدور بھی ہونے چاہیے اور وہ موزوں معاوضے پر دستیاب ہوں۔ اگر زیادہ مہنگی لیبر ہوگی تو ہمارے اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا اور یوں ہمیں ماہی گیری جو ہے وہ مہنگی پڑے گی اور ہم آسانی سے ان اخراجات کو میٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مارکیٹ سے ہمیں اس کی قیمت نہیں مل سکے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ موزوں معاوضے پر لیبر دستیاب ہو تاکہ اخراجات میں کمی ہو سکے، کاسٹ آف پروڈکشن ہماری جو ہے وہ کم رہے۔ نمبر 3 از جدید بندرگاہیں۔ فشنگ کے لیے ترقی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی بندرگاہوں کو جدید کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر فشنگ جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں ہو سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی جو ہے وہ خراب ہونے والی چیز ہے۔ اگر ہم اسے سرد خانوں اور منڈیوں میں آسانی سے نہیں پہنچا سکیں گے تو مچھلی خراب ہو جائے گی اور یوں غذائی قلت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔
जदीद बंदरगाहें होंगी, जदीद टेक्नोलॉजी होगी, जदीद अशिया होंगी, तो हम आसानी से अपने काम को बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। नंबर 4, मंडियों की दस्तयाबी। मछली ज़ाहिर सी बात है कि पहले भी बताया कि ख़राब होने वाली चीज़ है, इसको जितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जा सके, जितनी जल्दी सार्फिन तक पहुंचाया जा सके उतना ही बेहतर है, ताकि इसकी फ़रोख्त हो सके और हमें बेहतर कीमत मिल सके। अगर मछली ख़राब हो जाएगी तो वो ज़ाया हो जाएगी, बासी हो जाएगी, तो हमें कीमत कम मिलेगी। इसलिए हमें बेहतर कीमत हासिल करने के लिए मंडियों की दस्तयाबी, हमें मंडियों का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर फ़िश जो है मार्केट मौजूद है और आसानी से उनको फ़रोख्त किया जा सकता है। नंबर 5, ग़िज़ाई आदत। किसी इलाके के लोगों की ग़िज़ाई आदत भी माहीगीरी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती है। जिन ममालिक के लोग ज़्यादा मछली इस्तेमाल करते हैं वहाँ माहीगीरी तरक्की करती है, और जिन ममालिक में लोग फ़िश को ज़्यादा अहमियत नहीं देते ग़िज़ाइयत के तौर पर, तो वहाँ पर फ़िशिंग भी कम तरक्की करती है। जो साहिली या जज़ीरा नुमा ममालिक हैं वहाँ पर फ़िशिंग ने बहुत तरक्की की है, जैसे जापान है, फ़िलिपाइन है, और बड़े बड़े समंदर जिनको लगते हैं, या यूँ कहें कि जिनका साहिली इलाका वसी है, और उन्होंने भी काफ़ी तरक्की की है माहीगीरी में। कनाडा, जापान, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, चिली वगैरह ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं माहीगीरी के लिहाज से। तो यूँ हमारे पास ये ज़रूरी है कि ग़िज़ाई आदत भी हमें होनी चाहिए। नंबर 6 इसी सिलसिले में है कि जदीद ज़राए नक़्ल हमल। मछली जल्द ख़राब हो जाती है, इसलिए इसका जल्द फ़रोख्त होना ज़रूरी है और जल्द मंडियों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास जदीद ज़राए नक़्ल हमल का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास जदीद ज़राए नक़्ल हमल और तरक्की याफ्ता रोड लिंक्स नहीं होंगे तो हम आसानी से माहीगीरी की हुई मछलियाँ जो है वो नहीं पहुंचा सकेंगे। तो इसलिए जदीद ज़राए नक़्ल हमल, मॉडर्न ज़राए नक़्ल हमल, और हमें हमारे जो रास्ते हैं बहरी रास्तों के ज़रिए या हवाई रास्तों के ज़रिए या बर्री रास्तों के ज़रिए जो हम माल पहुंचाते हैं वो भी बेहतरीन और अच्छे बने हुए होने चाहिए। नंबर 7 लास्ट में हमारे पास पॉइंट है कि तरबियत याफ्ता अमला। माहीगीरी की तरक्की के लिए तरबियत याफ्ता अमला का होना ज़रूरी है। ये अमला मछलियों के इलाके की दुरुस्त निशानदही करके ज़्यादा मछलियाँ पकड़वा सकता है और वक्त की बचत भी करवा सकता है। अगर हम ज़्यादा वक्त लगाएं और कम मछलियाँ पकड़ी जाएँ तो ज़ाहिर सी बात है कि कास्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और यूँ हम अपने अखराजात बढ़ा लेंगे। तरबियत याफ्ता हमारे पास ट्रेंड अमला होगा, मज़दूर होंगे, तो वो जल्द काम भी करेंगे और हमें सही तरीके से उस मकाम पर लेकर भी जाएंगे और हम कम से कम वक्त में बेहतर अंदाज में फ़िशिंग कर सकेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक में हमने माहीगीरी क्या है वो पढ़ा है, फिर मछलियों की इकसाम है वो पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने माहीगीरी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पढ़े हैं। इनको पढ़ने के बाद हमें इन सवालात का जवाब तो आना चाहिए, तो उसके हम फीडबैक भी दिया है मैंने कि दर्ज झैल सवालात के जवाब जो हैं वो कमेंट सेक्शन में दें, लिख के भेजेंगे आप, कमेंट्स में आप लिख के भेजेंगे। और उसमें पहला सवाल ये है कि माहीगीरी का पेशा कौन सी माशी सरगर्मी है। सवाल नंबर 2, दुनिया में कितनी इकसाम की मछलियाँ पाई जाती हैं। सवाल नंबर 3, मछली के गोश्त में पाया जाने वाला कौन सा विटामिन होता है। सवाल नंबर 4, गहरे पानी की मछली क्या कहलाती है। सवाल नंबर 5, कम गहरे पानी की मछली क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे ज़्यादा मछली दरियाओं से या समुद्रों से पकड़ी जाती है। ये आपने बताना है कि दरियाओं से पकड़ी जाती है ज़्यादा मछली या समुद्रों से पकड़ी जाती है। नंबर 7, मछली की अफजाइश के लिए कौन सी आबो हवा बेहतर है।
क्वेश्चन नंबर 8, मछली की बुनियादी खुराक क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, मछलियों से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं? यानी हम मछलियों से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, साहिली इलाकों की मछली को क्या कहा जाता है? इन सवालात के जवाब आपने देने हैं और सही सवालात के जवाब देने हैं। जिसके सवालात के जवाब सारे सही होंगे उनका मैं अपने चैनल पर जिक्र करूँगा कि ये अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने पूरे सवालात के जवाब दिए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है उसका भी आपको पता चले। और बाकी दोस्तों को भी आपने बताना है, क्लास फेलोज़ को भी बताना है, पार्ट 1 के क्लास फेलोज़ को भी बताना है, और आपसे आगे वाले जो सीनियर हैं उनको भी आपने बताना है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने व्यूज़ दें और बेल आइकन को भी दबाएं।